अ, आज इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा मैं हमको भी दिख रहा आलोक है। अग्रवाल। ममता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अ, मैं आलोक अग्रवाल, महासचिव आई आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के इस जो साइबर क्राइम से ऊपर संबंधित जो हमारे इंडस्ट्री में आज क्राइम का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आज साइबर क्राइम की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जिनको अवॉइड नहीं कर पाते और हम उस क्राइम में फंस जाते हैं या उस क्राइम की वजह से हमको कुछ धोखा होता है। उसी के ऊपर एक बहुत अच्छी वेबिनार आज आयोजित की गई है। और हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे जो चीफ गेस्ट है, हमारे डीसीपी श्री आशीष श्रीवास्तव जी, उनका मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे एडीसीपी श्री मनीष चंद्र सोनकर जी, उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे एसीपी मोहम्मद मोहसिन खान जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी विभिन्न वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, विभिन्न चैप्टरों के चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन और सभी सम्मानित सदस्यों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में क्राइम तो अ, होते हैं, और आजकल जो साइबर क्राइम है इसका भी बहुत एक बाढ़ सी आ गई है। कैसे लोग जाने अनजाने आपको इस साइबर क्राइम के माध्यम से आपका पैसा या आपकी डेटा चोरी कर लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। बाद में जब आप थक जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आपके साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। तो उसी पे परिचर्चा करने के लिए हमारे बीच हमारे साइबर क्राइम के पूरे डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बताना भी चाहूंगा कि सर, कानपुर में आपकी टीम ने बहुत अच्छा एक आज ही पेपर में आया था कि बहुत अच्छा एक क्रेडिट कार्ड का रैकेट जो पिछले 6 महीने से यहाँ पर कुछ राज्यों में फैला हुआ था, उसका भी इन्होंने खुलासा करा है। और उसके जो उससे संबंधित लोग हैं उनको भी उन्होंने गिरफ्तार करा है, और एक बहुत बहुत गहरा जड़ों तक जो एक चेन बनी हुई थी उसको तोड़ा है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबी चर्चा होनी है, मैं अपने अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी, जो कि गाजियाबाद से हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आज अपना ओपनिंग रिमार्क दें और फिर हम कार्यवत अपनी मीटिंग को शुरू कर पाए। श्री नीरज सिंघल जी। धन्यवाद महासचिव आलोक अग्रवाल जी। सर्वप्रथम आज के वेबिनार में आलोक जी शुरू करा जाए। हाँ सर, बस एक बार हमारे अध्यक्ष जी थोड़ा सा बोले, फिर उसके बाद आपकी फिर प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से एम आई ऑडिबल। जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद महासचिव आलोक अग्रवाल जी। सबसे पहले आज के वेबिनार के की स्पीकर और क्राइम ब्रांच से डीसीपी आशीष जी, एसीपी मनीष जी और मोहसिन जी, टीम यूपी पुलिस, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और विभिन्न जिलों से उपस्थित यहाँ पे एंटरप्रेनर्स। दोस्तों, हम सबकी जानकारी में है कि क्राइम डे बाय डे दूसरे तरीके से हमारे समक्ष आता है, आ रहा है। आज साइबर क्राइम के रूप में जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमें अपने बिजनेस को करते हुए अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि साइबर क्राइम से भी बच सके, तो ना सिर्फ हम अपने पैसे को बचा पाएंगे, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजों से जिससे कि चरित्र पर भी निशान आने के चांसेस हो जाते हैं, उन सबको भी हम बचा पाएंगे। आज साइबर क्राइम एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानकारी होना हम लोगों की बहुत नितांत आवश्यकता है। क्योंकि जब आपको साइबर क्राइम के बारे में किस तरीके से कैसे हो रहा है और क्या क्या चीजों का प्रिवेंशन लेना है, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे, अपने को सेव कर ले जाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक पुरानी कहावत है। और प्रिवेंशन कब कर पाएंगे? जब हमें उसकी जानकारी होगी, ज्ञान होगा। ये अच्छी बात है कि आज आलोक जी ने कानपुर से, जो कानपुर की सीनियर साइबर क्राइम से रिलेटेड टीम है, और विशेषकर डीसीपी और एसीपी साहब, सब लोग अपना समय दे रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और एजुकेट करने से शायद हम अपने अपने यहाँ पर साइबर क्राइम से बच पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी, ये सब चीज़ तो पुरानी हो ही गई हैं। इसके अलावा भी
आजकल ईमेल के थ्रू प्रेसिडेंट आईएईए ने आपसे कुछ सपोर्ट चाहिए और आपने ईमेल पर रिप्लाई कर दिया। पीछे जैसे ही मैं जब प्रेसिडेंट बना था तो बहुत सारे मेरे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स को मेल पहुंची। उस मेल में ये लिखा हुआ था कि आई नीड योर इमीडिएट सपोर्ट। उन्होंने बिना इस चीज को देखे कि ईमेल कहाँ से आई है, कौन से लिंक से आई है, उन्होंने उस पर ओके प्लीज लेट मी नो लिख दिया और जैसे लिखा मुझे कहीं पे पैसा ट्रांसफर करना है और आप इस लिंक पर प्लीज 2,000 रुपये 10,000 रुपये भेज दीजिए। जब मेरे पास फोन आया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब जरा विचार तो करते, आप 2,000 रुपये या 10,000 रुपये मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पहली बात तो क्यों ईमेल के थ्रू मांगूंगा। और ये सिर्फ ना सिर्फ सेंट्रल ऑफिस बेरर के साथ हुआ, हमारी फैक्ट्री में जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं उनके पास भी ऐसी मेल आती है कभी कभी। तो हमें जरूरत है ध्यान रखने की, सजग रहने की। सजग रहेंगे तो शायद बहुत सारे फ्रॉड जो होने वाले होते हैं उनसे बच पाएंगे। और इसीलिए आज हमारे बीच में साइबर क्राइम से रिलेटेड उनके एक्सपर्ट्स, उनके स्पीकर मौजूद है। मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बातों को यही विराम दूंगा और आलोक जी से निवेदन करूंगा कि जो इस सब्जेक्ट के ज्ञाता है उनको आमंत्रित करें जिससे वो हम सबका ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं सीधे एसीपी मोहसिन खान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने स्क्रीन शेयर करी हुई है, स्क्रीन शेयर करके अपनी बात को शुरू करें। मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब। आवाज जी तो जी आ रही है। कृष्णा। हाँ, एडीसीपी सर, एसीपी जी। अच्छा। हाँ आलोक जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। आपकी तो क्लियर आ रही है जी। अच्छा, मतलब कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, आप लोग को एकदम क्लैरिटी से आवाज आ रही है ना हाँ जी, सारी? क्योंकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल को बिल्कुल आ रही है सर। जितने भी वक्ता थे इनकी बात मुझे और मोहसिन दोनों को भी मतलब पूरी बात नहीं समझ में आ रही थी, बीच में कट जा रहा था। तो अगर हमारा पर्पस तो ये है कि हमारी आवाज आ जाए। आपकी ठीक आवाज है, पूरी आ रही है सर। हाँ, प्लीज स्टार्ट। ठीक है। जी। तो मैं तो आप बताइए, तो शुरू करें हाँ फिर। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, शुरू करिए सर। आदरणीय डीसीपी क्राइम महोदय, एसीपी क्राइम मोहसिन और मेरे समस्त आईआई के साथियों, ये बहुत क्राइम ब्रांच के लिए काफी इम्पोर्टेंट जो है ये डेवलपमेंट है कि एक इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से संबंधित है, उसमें हम लोगों को उनके साइबर थ्रेट से संबंधित प्रकरणों को हाईलाइट करने के लिए जो है आप लोगों ने बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना जो आपका एस्पेक्ट है कि आपके बिजनेस को साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट करें, उस पे एक अपना बात रखना चाहूंगा। क्या मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी, दिख रही है जी, अभी तो देख ब्लैंक रहे है हैं, सर। देख रहे हैं। ठीक है, तो आपराधिक गतिविधि की जाए तो उसको हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। ज्यादातर साइबर क्रिमिनल वो पैसे अपराध कारित कर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रुक जा रही है आवाज। आवाज क्रैक हो रही है सर बीच में, बार बार जो समझ ही नहीं आ रहा है। हम्म, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी हमारा बहुत ये ज्यादा। जो स्लाइड सामने है, इसी बिंदु को हमने बोला है कि जो ज्यादातर अपराध जो है वो साइबर अपराधी पैसे बनाने के लिए करते हैं, और इसीलिए आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है उनके टारगेट के लिए बहुत प्राइम टारगेट हो सकते हैं उनके लिए।
इसके अलावा कभी कभी बिजनेस जो है एक्टिविटीज को दूसरे राइवल को डिसरप्ट करने के लिए या किसी डिसग्रंटेड एम्प्लॉय द्वारा भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए साइबर क्राइम किया जा सकता है आपके साथ। सर स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही है आपकी, नहीं आ रही है, प्लीज स्क्रीन चेक सर इट। कोई ब्लैंक आ बात रही है। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। जी जी। आप अगर स्क्रीन मैं को स्टॉप इसके करके बाद दोबारा शेयर ऑडिबल कर हो लेंगे। रहे हो तो बताइए। सर स्क्रीन भी हैक हो गई है। स्क्रीन पे कोई नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं हो पा रहा क्या, ये बताओ। कुछ नजर सर नहीं एक बार शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा शुरू करेंगे तो चालू हो जाएगी। हाँ जी, एक बार स्क्रीन शेयर। हाँ आ गया। अब आ गई सर। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, हो रही है यस। सर, हो रही है। हैकर्स को भी पता है कहाँ पे हमें हैक करना है। हथियार डाल दिए सर उन्होंने। आप ही लोगों में से फिर कोई होगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ब्लैक शिप कौन है। सर फिलहाल मैं हूँ। तो जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो अलग अलग तरह के साइबर थ्रेट है वो सामने आपको दिख रहे होंगे, इनको एक एक करके मैं समझाना चाहूंगा। और अगर बहुत टेक्निकल हो रहा होगा तो प्लीज आप लोग बताइएगा, मैं अपने आप को थोड़ा सा लो डाउन करूंगा। इसमें कोशिश यही रहेगी कि एक जनरल भाषा बताया जाए और विद एग्जाम्पल समझाया जाए। सबसे पहले मैलवेयर क्या चीज होता है? मैलवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है जिससे कि आपके कंप्यूटर रिसोर्स को या कंप्यूटर सिस्टम को कोई आदमी अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर दे या डिसरप्ट कर ले। ठीक। एक और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं जिस पे हम लोगों ने काम करा हुआ था अलग अलग समय में पुलिस में रहते हुए। एक उसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल कॉम्प्लेक्स है नागपुर में। वहां के एक एम्प्लॉय को मैलवेयर एक भेजा था पाकिस्तान बेस्ड कुछ एस्पेनेज करने वाले लोगों ने। फिशिंग अटैक के थ्रू उसके कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पे उन्होंने जो है उसको मैलवेयर को इंस्टॉल कर दिया और उससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जितने सीक्रेट फाइल्स थी, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था ब्रह्मोस का, हमारा ब्रह्मोस एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन का, और उनके ट्रेड सीक्रेट थे, वो उससे वहां चले गए। जो जासूसी की एक्टिविटी के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट हो सकता है जो लॉस पे आया हूँ। हमारे यूपी में बहुत सारे जो है डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, तो जो भी आईएए के मेंबर्स इन सेक्टर से जुड़े हुए हो उनको विशेष तौर पे अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इसके लिए तैयार रखने की जरूरत है। दूसरा एक रैंसमवेयर है जो एक मैलवेयर की तरह ही होता है। ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि आपको आपके कंप्यूटर को जो है अफेक्ट करता है, उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट करके। और फिर जो अपराधी ये काम करते हैं वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें पैसे दें, रैंसम दें, बड़ा हेफ्टी अमाउंट में। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में अपना पैसा लेते हैं, अपनी रैंसम मांगते हैं और फिर उसके बाद ही आपको डिक्रिप्शन की देके आपके सिस्टम को हटाते हैं, जो भी इंक्रिप्शन हो रखा होता है। आप इंडियन सिनारियो में समझिएगा कैस्पर इसका एक अब पिछले साल 2023 में 2 लाख से ज्यादा रैंसमवेयर इंसिडेंट इंडिया में हुए थे। ज्यादातर सेक्टर जो इफेक्ट हुए वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और टेलीकॉम कंपनीज और पावर एंड यूटिलिटी कंपनीज जो होती हैं, इनको टारगेट करा गया था, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। ज्यादातर केसेस में ये सर्वर्स को जो है टेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को बहुत लंबे समय तक अफेक्ट। आप जैसे देखेंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टैट्स है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है, हमारे जितने भाई लोग हैं। इंडिया पिछले साल करीब 958 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए रैंसमवेयर के, जिसमें से अकेले यूपी से 681 है, मतलब मोर देन 2/3 जो है उत्तर प्रदेश से थे। जबकि हम देख रहे हैं कि जो कर्नाटका है जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारा आईटी हब है, वो डिस्टेंट सेकंड प्लेस पे है। टोटल वहां 184 केसेस रिपोर्ट हुए। तेलंगाना में 37, जबकि वहां हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम रिपोर्ट होते हैं। तो इसका यही हम जो है इन्फ्रेंस इस स्टैट से ये निकाल सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, वो रैंसमवेयर के लिए तैयार नहीं है और वो ज्यादा वल्नरेबल है। इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट आप सिंपल समझिएगा कि अगर पिछले साल का ही हम स्टैट्स चेक करें तो जो रैंसमवेयर से अटैक हुए उनसे
जो बचत पाया लोगों ने, उन्होंने रैंसम पे करके ही बच पाए इंडिया में। और 52% केसेस ऐसे थे जो कि जिन्होंने बैकअप अपना यूज करके अपने आप को बचा लिया। इसका मतलब आप देख रहे हैं इंक्रीजिंगली ये आपको ज्यादा बड़ा थ्रेट है। एक बार भी आपके अंदर रैंसमवेयर का अटैक हो गया तो आपका बिजनेस प्रोसेस का को शटडाउन तो कर ही देगा, आपके और रैंसम चुकाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा इसकी चांसेस कम है। इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, आप जो आपके बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी है, किसी दिन भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि एक दिन रुक जाए, 2 दिन रुक जाए या एक हफ्ता रुक जाए। तो आपने देखा 61% जो टारगेट है वो एक हफ्ते तक उनको लग गया अपना डेटा रिट्रीव करने के लिए। डेटा रिट्रीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो आपका सारा बिजनेस प्रोसेस उसमें रुक जाएगा। और उन्हीं जगहों को वो टारगेट ही करते हैं जो जिनके जिनकी जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़े और जल्दी से जल्दी वो इसके लिए पैसे देने को तैयार हो। फिशिंग है। फिशिंग मैंने अपने शुरू में बताया कि फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीका है जिसमें आपको किसी तरह के मैलिशियस लिंक वो भेजते हैं जिनको आप क्लिक करके अपने सिस्टम में किसी तरह का मैल जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। और डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल अपने गलती से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके अपने आप को साइबर अटैक का टारगेट बनवा लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब लोगों को समझने की जरूरत है, इनसाइडर थ्रेट। अगर कोई आपका एम्प्लॉय आपसे नाराज हो गया या कोई एक्स एम्प्लॉय है जिसके पास आपके कंपनी का डेटा है, आपके क्लाइंट ईमेल की एक्सेस है या आपके मोबाइल आने हैं क्रेडेंशियल्स, तो उनके व्यक्तिगत नाम पे है, नाम और पते। इस पे अगर किसी को पूछना हो तो मेरे से और डिटेल में पूछ सकता है। अगर इस तरह का कोई भी एम्प्लॉय है तो वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है और कभी भी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं कई हमारे पास केसेस इस तरह के आए जिसमें पुराने एम्प्लॉयज ने क्लाइंट का सारा डेटा लेके चला गया है और चूंकि उसके पास जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल्स है जिससे वो कंपनी के बिजनेस को कर रहा था, वो उसके खुद के नाम पे थे, वो उसके खुद के नाम पे थे, तो वो कंपनी भी उससे ले नहीं पा रही है, ना ईमेल का एक्सेस ले पा रही है ना क्लाइंट के डेटा का एक्सेस ले पा रही है। तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस प्रोसेस को स्मूथ करना पड़ेगा कि इस तरह के इनसाइडर थ्रेट से आपकी बचाव हो। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो कानपुर से जुड़े हुए लोग हैं वो जान रहे हैं कि एक कानपुर में पावर सप्लाई की कंपनी है, सरकारी कंपनी है केस्को, जिसकी वेबसाइट को हैक करके 1.67 करोड़ का जो है फ्रॉड करा गया था। इसमें कानपुर क्राइम ब्रांच द्वारा इस पे कार्रवाई करते हुए काफी अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया और 1 करोड़ से ऊपर की रकम भी हम लोगों ने रिकवर करी थी। इसमें जो मेन जो है जो एक्यूज था वो जो कंपनी फ्लुएंट ग्रिड नाम की एक कंपनी थी जो कि उसके वेबसाइट को और बिलिंग सॉफ्टवेयर को किसको के हैंडल करती थी, उसी में वो एक्स एम्प्लॉय था। तो सारी चीजें वो जानता था और उसके सिस्टम में उसके अंदर तक की सारी प्रॉब्लम्स हो जाता था, उसने उसका एक्सप्लॉइट करके इतना बड़ा फ्रॉड करा था। सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भी आप कोई आदमी कभी व्हाट्सएप पे आपसे संपर्क कर सकता है या अपने आप को फिजिकली आपके पास लाके प्रेजेंट कर सकता है कि मैं फला काम करता हूं। जैसे एक लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट को हैक करके अभी 1 करोड़ से ज्यादा की फ्रॉड करी गई का फ्रॉड करा गया था। उसमें जो मेन फ्रॉडस्टर था वो अधिकारियों, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास उसने पहुंच के अपने आप को एथिकल हैकर के रूप में प्रेजेंट करा और बताया कि मैं आपकी वेबसाइट में या पेमेंट के जो लूपहोल्स हैं उनको मैं आपको बता के उनको ठीक कराना चाहता हूँ। इस तरह से उसने कॉन्फिडेंशियल बताकर कॉन्फिडेंशियलिटी वहां की गेन करी और फिर सारे चीजों में एक्सेस पा लिया, जिसके बाद उसने 1 करोड़ से ज्यादा का अपराध कर लिया। दूसरा क्रेडेंशियल स्टफिंग, जो आपके अन क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, वीपीएन्स है, इन सब में जो अगर इसको चेंज करके या गलत तरीके से एक्सेस पाके इलीगल तरीके से आपका ही साथ आदमी अपराध कर सकता है। ये एक जो है नेक्स्ट बिंदु जो इसमें है कि इन साइबर क्राइम्स से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि मोहसिन जो है कुछ जो है जो इंपॉर्टेंट जनरल हमारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे को डे टू डे लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ बताना चाहेंगे। मैं मोहसिन चाहूंगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करके इसके संबंध में जो है बताएं। स्क्रीन शेयर।
मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हाँ जी, दिख रही है आलोक सर। जी, आवाज आ रही है? हाँ, मेरी दिख रही स्क्रीन है। दिख रही है आप आ लोगों को? रही है हाँ जी, दिख रही है सर, दिख रही है। चलिए, नमस्कार सबको, सभी लोगों को। नमस्कार जी। और थैंक यू सर, और थैंक यू आलोक जी आपको भी ये इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले तो अभी आप लोगों को शुरुआत में सर ने आपको बताया कि साइबर क्राइम होता क्या है और कितने तरीकों से साइबर क्राइम का थ्रेट हम सभी बिजनेस एंटिटीज पर असर डालता है ये। तो मैं आप लोगों को सबसे बेसिक सी चीज बताऊंगा कि जैसे हम सभी लोग अवेयर हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है और हम अपना ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट से दूर रहेंगे और हम ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दो टर्म होते हैं, एक होता है नॉलेज और एक होता है अवेयरनेस। हम सभी लोगों को नॉलेज तो बहुत ज्यादा है बट अवेयर बहुत कम लोग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए कि सबको मालूम है कि सीट बेल्ट लगानी होती है, तो सबको नॉलेज है कि सीट बेल्ट लगानी है। बट हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अवेयर हैं, जो जैसी गाड़ी में बैठते हैं तुरंत सीट बेल्ट लगाते हैं। तो मेरा कहने का आशय क्या है, साइबर क्राइम एक ऐसा टॉपिक है जो नॉलेज तो सबको इसकी होती है बट अवेयरनेस सबको उतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो इसके प्रलोभन में आके वो अपना पैसा भी गंवाते हैं और अपने साथ साथ एक मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं मुख्य बिंदु बताऊंगा आखिरकार साइबर क्राइम होता क्यों है हम लोगों के पास में, जबकि हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, इतने ज्यादा अवेयर भी होते हैं, उसके बाद भी हम कैसे इसके शिकार बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, आजकल जैसे हम सुबह उठते हैं या जब रात में सोते हैं, हर वक्त हम अपना सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मोबाइल इज द गेटवे टू द साइबर क्राइम। जो कुछ भी, जैसे भी, जब भी हमारे साथ साइबर क्राइम होता है तो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन हमारा मोबाइल है, हमारा इंटरनेट पे कनेक्टिविटी होना। तो इतने ज्यादा हर एक गैजेट्स पे हमारी डिपेंडेंसी हो गई है, वेदर इट इज स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, एलेक्सा, यू नेम इट, इंटरनेट इज प्रिवेलिंग राउंड द क्लॉक अराउंड यू। हर जगह हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के बारे में ही देखते हैं। अभी मैं एक छोटा सा आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि उसमें कैसे लोग अपना, जब पार्ट टाइम बैठते हैं कहीं पे खाली बैठते हैं तो सोचते हैं कि लाओ खाली बैठे हैं, कोई लिंक आया है, क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है। क्योंकि आप सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम भी देखते हैं, वहां भी आपको फ्लड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ऐसे ही लाओ उसको क्लिक करके देख लेंगे क्या आता है। हम किसी में अंदर जाएंगे नहीं, बट स्टार्टिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक, ये जो इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसी का मैं एक आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि कैसे आखिरकार हम इस साइबर क्राइम के चंगुल में आ जाते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो में भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आलोक जी मेरी? इसकी वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपकी वीडियो तो की आ आवाज रही नहीं है, आ रही। वीडियो की तो आ रही आप कह रही वीडियो की आवाज नहीं आ रही। है। थोड़ी आ रही है, बहुत थोड़ी आ रही है। इसका बढ़ा दें, बोलिए ना, हो जाएगा। मैंने इसको दिया था ना। ठीक है, इसी से डालना। कराओ। हाँ, सबसे पहले नहीं अपना सोशल मीडिया का उपहार, जहाँ आपको मिलेगी जॉब्स की बदमाश। कोई कहता है कि तुम्हें प्लेटफॉर्म ऐसा है, कोई कहता है पार्ट टाइम मेहनत पे फुल टाइम की सैलरी, तो उसे क्यों कर दो? Here's कभी चैनल सब्सक्राइब, कभी ऐप है, फिर रेट, राइट, आई फील सच देंगे तो मतलब से देंगे तो पैसा और काम मिलेगा। और दुकान पर लगाते जाओ और लगाते ही जाओ। 20 रुपये बस ये क्या, बढ़ते बढ़ते बहुत लगाया पर इस बार पैसा वापस ना आया। टेलीग्राम या अन्य किसी भी सोशल मीडिया पर मिले आसान जॉब्स का ये स्कैम एक चक्र है, जिसपे फंसना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल। ऐसे स्कैम से बचें जागरूक। अगर कोई आपसे अपने रजिस्टर्ड किसी भी अनरजिस्टर्ड अकाउंट पर पेमेंट की, वो एक स्कैम है। अगर आप या आपके जानते हैं कोई भी ऐसे स्कैम में फंसा तो तुरंत हेल्पलाइन पर 193 साइबर
अपनी शिकायत दर्ज करें। हमारी स्क्रीन पर दी गई जानकारी को ध्यान रखें ताकि आप जागरूक बने और सुरक्षित रहें, क्योंकि जागरूकता ही है असली सुरक्षा। तो जैसे आलोक जी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने भी यहाँ पर, कि सबसे पहला रीजन जो हमको माइंडसेट में रखना चाहिए कि जागरूकता ही बचाव है। आपको चाहे जितनी भी आप सोचे कि हमारे साथ ये साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो आप उतने ज्यादा ही वल्नरेबल हैं। तो मैं चीजें कंटिन्यू कर रहा था कि इतना ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है डिजिटल गैजेट्स पे। हर जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, काफी सारे लोगों ने आईओटी सुना होगा ये वर्ड। अपने घर में वो बाहर है और रिमोट से ही फ्रिज को ऑन करना है, पंखे को खोलना है, या लाइट्स ऑन करना है, एनी काइंड ऑफ थिंग यू नेम इट, इंटरनेट इज अवेलेबल एवरीवेयर। और इसके अलावा भी आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। दो टर्म होते हैं, एक कम्युनिकेशन होता है, एक सोशल नेटवर्किंग होता है। कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली लाइक माइंडेड पीपल में होता है, कि जब हम जिसको जानते हैं उससे हमारी जब बातचीत होती है तो वो कम्युनिकेशन कहलाती है। सोशल नेटवर्किंग ऐसे व्यक्ति से जब हमारी बातचीत होती है जिसको हम जानते नहीं है, जो वो वहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं भी करता है, उस प्रकार के बातों को सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इतना ज्यादा हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर हम लोग अपना टाइम पास करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और यहीं पे कोई अगर ऐसा क्लिक या कोई ऐसा लिंक हमको मिलता है जहां पर हम लोग एंटर करते हैं, तो उसके बाद हम इसके विक्टिम बनते हैं। तो मैं आप लोगों से इस चीज का जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे मुख्य बिंदु जो इसका है वो आंसर क्या है, लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि क्या चीज हमको पता है, कहाँ पे हमको क्लिक करना है और कहाँ पर हमको क्लिक नहीं करना है। अगर हम एक आम आदमी की भाषा में देखेंगे कि एक लेमैन आखिरकार साइबर क्राइम के गिरफ्त में कैसा आ जाता है, तो उसके तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ग्रीड, लालच, कि जैसे भी आपने देखा कि व्हाट्सएप ट्रेडिंग फ्रॉड हो रहा था, तो उसमें घर बैठे बैठे उसने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करी, तो उस ग्रीड उसका रीजन था। कोई लॉटरी आपकी निकली, आपको फोन आता है कि आपकी इतने करोड़ की लॉटरी निकली, बट आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कर दिए तो सारी लॉटरी आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार का कोई भी लुभावना अगर आपको ऑफर मिल रहा है, आकर्षक कहीं पे प्राइस मिल रहा है, तो कृपया सावधान रहें। जो चीज ज्यादा ही मीठी होती है वो उतनी ज्यादा ही खतरनाक होती है। नंबर दूसरा मुख्य कारण, फियर। हम लोग को इस प्रकार से डराया जाता है कि भाई आपने जो आपके मोबाइल पे आपको देखा गया था और आप उसमें पॉर्न वीडियो, पॉर्न कंटेंट वॉच करते हैं, या और कोई है कि आपने कस्टम्स में जो पार्सल ऑर्डर करा था वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है और आप फला फला धारा के तहत आपने इसे आईपीसी का जुर्म करा है और आपको इतने साल की सजा होगी। या फिर एक बहुत टर्म आजकल है, डिजिटल अरेस्ट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वर्ड बिल्कुल अपने आप में बहुत ही ज्यादा सस्पेक्टेड है। जो आईपीसीज नई लॉन्च हुई हैं उसमें भी कहीं ये डिफाइंड नहीं है डिजिटल, कहीं जो पुरानी आईपीसीज वर्क करती थी वहां पर भी ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में कहता है तो इस चीज से आप सावधान रहें। कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, अगर उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और सेम प्रकार का उसी ने अपराध तमिलनाडु में भी करा है, तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु की पुलिस उसको डिजिटली देखेगी और उसका रिमांड ले लेगी। तमिलनाडु की पुलिस को दिल्ली आना पड़ेगा, तब जाके उस मुलजिम का रिमांड ले पाएगी वो। तो आप लोग ये समझ के रखिए, ये जो वर्ड है डिजिटल अरेस्ट, ये सिर्फ अपराधियों ने इसको कॉइन करा है। इस प्रकार का वर्ड हमारी पुलिस टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी भी प्रकार से कभी भी आप लोगों को इस वर्ड में फंसना नहीं है, इस वर्ड को ध्यान में रखना है। डिजिटल अरेस्ट, कस्टम अधिकारी बोल रहे हैं, सीबीआई ऑफिशियल बोल रहे हैं, आपको फोटो दिखा के भेजेगा कि भाई देखिए मैं दिल्ली पुलिस का ऑफिसर बोल रहा हूँ, मेरी डीपी लगी हुई है। और आपको ही मालूम है कि आराम से इंटरनेट में किसी भी अधिकारी की डीपी वाली फोटो आपको दिख सकती है। तो उसमें भी आप लोग ट्रैप में बहुत आसानी से फंसाए जा सकते हैं। और तीसरा और सबसे आखिरी मुख्य जो कारण कहा जाता है वो इग्नोरेंस, कि हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं। कभी कभार कोई भी ऐसा लिंक आ जाता है या कोई ऐसी फेक वेबसाइट होती है, हम लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं ओरिजिनल वेबसाइट से, क्या पता चलता है हमको डमी वेबसाइट पे हम काम कर रहे होते हैं। या बहुत बार हमने गूगल से हमने नंबर लिया और नंबर को पता चलता है कि वो अपराधियों का नंबर था। तो इस प्रकार से आपको जब कभी भी कोई भी ओरिजिनल आपको नंबर लेना है तो कृपया करके आप ओरिजिनल वेबसाइट से ही जाके उसका नंबर लें। वहीं से जब आप नंबर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा, सही जगह आपको जहां जाना है उसी जगह पे आप पहुंचेंगे और किसी ऐसे अपराध में आप नहीं फंसेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो दिखाया था कि लोग किस प्रकार से आसानी से अपने जो जो डिटेल्स उनसे पूछी जाती है
वो कैसे आसानी से देते हैं। और इसी प्रकार से कल भी हमने कानपुर में एक कॉल सेंटर पकड़ा था, वो क्रेडिट कार्ड का कॉल सेंटर था। तो वो लुभावने ऑफर देते थे कि आप प्लेटिनम कार्ड होल्डर हैं, आपके 8,000 पॉइंट हैं, आप उनको रिडीम कर लीजिए और आपके हम अकाउंट में डाल दें। तो जैसे भी कोई उनसे महिला बात करती है, कोई भी कॉल सेंटर बात करते हैं, तो बात करने के बाद वो सारी की सारी चीजें उनको कहने के बाद देते चले जाते हैं। तो आप देखिए कैसे एक बंदा बात कर। ओह सो स्वीट सर। सर जी घूमना चाहते हैं और हमारा काम है उनको घुमाना। सर क्या सर अपने बैग से क्वेश्चन में सारे जवाब so we understanding but you have to go sir. July is a birthday. Oh, yes, sir. I have selected July. So July, please help me with the 6-digit international travel code that we have just set, sir. हमारे बोलने का मतलब ओटीपी था, लेकिन जब हम इसको इंटरनेशनल ट्रैवल बोलते हैं तो हमारा अंकल जी का जो दिमाग है वेकेशन मोड में चला जाता है। 5, 4, 6, 1 थैंक यू सो मच सर। देखो हमने अंकल जी के ओटीपी से इनके बैंक अकाउंट में घुस के इनके रिटायरमेंट सेविंग्स के सारे पैसे डाल दिए। और फिर सर this will be a big surprise. नहीं सकता जमता रहा है सबका नंबर आएगा। तो जैसे ही आपने देखा सबका नंबर आएगा, आप लोगों को रहना है, मेंटली मेकअप रहना है कि कौन सी कॉल आ रही है, किस प्रकार की हमसे जानकारी ले रही है, कहाँ पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, जो ये वही साइट है या नहीं है जहां पर हमको जाना है। अन्य बिना सोचे समझे कहीं पर क्लिक करते हैं तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं एक बड़े फ्रॉड में एंटर करने वाले हैं। अंत में मैं छोटी सी चीज और आपसे शेयर करूंगा। हम लोग बहुत आसानी कभी भी किसी को अपना मोबाइल दे देते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी मदद मांगता है तो हम तुरंत उसकी मदद मदद करते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आपको किसी की मदद नहीं करना है, बट मदद करते वक्त भी सावधान रहना आप। अगर बिना सोचे समझे आपने किसी को अपना मोबाइल दिया तो आप समझ लिए बहुत बड़ी चीज आपने दे दी। आज के जमाने में डेटा सबसे बड़ी चीज है। डेटा इज अ न्यू करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। आज के टाइम में, भविष्य में जो कुछ भी होना है सब कुछ डेटा पे डिपेंडेंट है। वर्तमान परिदृश्य में अब हम लोग अपराधियों को भी नहीं बैठाते हैं थाने पे, हम सिर्फ उसका मोबाइल बैठा लेते हैं और उसके मोबाइल में इतनी जानकारी होती है कि सब कुछ हमको एक एक चीज उससे पता चल जाती है। तो अब आप ये लास्ट और अंतिम वीडियो देखिए कि किस प्रकार से हम अज्ञानता पूर्वक अपना मोबाइल एक व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए देते हैं और किस प्रकार से वो हमें फ्रॉड करके भाग जाता है। ये वीडियो, अंतिम वीडियो देखिए आप लोग। तो मैंने अब आपको छोटा सा ब्रीफ दिया। मैं मनीष सर से कहूंगा वो आगे कंटिन्यू करें। मनीष सर को हैंड ओवर करता हूँ। अ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको साफ? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। आलोक, ये अभी तक जो बातें आई हैं इसमें अगर कोई बिंदु आप लोग को करना हुआ है तो हम लोग बाद में कोई कर लेंगे। और जी कोई ऐसी जी। चीज हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो अभी भी बात कर सकते हैं। कोई पूछना चाहता है? ठीक।
सर चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हमारा ये साइबर क्राइम हमारे साथ हो जाता है एज इंडिविजुअल, वो अलग तरह का इम्पैक्ट करता है, लेकिन अगर किसी बिजनेस एंटिटी के साथ होता है तो कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने पहले ही ईमेल की का कॉम्प्रोमाइज वो बताया कि कैसे आपका बिजनेस ईमेल जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक आप लोग को सलाह दूंगा। से आप लोग के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जो पुराना आपका बिजनेस का बहुत सारा है, क्योंकि उनके पास उनके पर्सनल सिस्टम जिसका ओटीपी उस रहता है। ठीक है, तो आपको ये ऐड ऑन करनी रहे कि आप अपने खुद के क्रेडेंशियल्स वाले ईमेल एड्रेसेस और जो मोबाइल्स होते हैं उनका यूज करें, ताकि आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहे, किसी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। आईपीआर थेफ्ट आपका हो सकता है, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी आइटम है जिसका जो इंफॉर्मेशन जो है आपके कंप्यूटर पे है, उसके ऊपर टारगेट करके अगर कोई आदमी आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तो वो लेके आपका उसको उसका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट या आपका राइवल जो है उसको यूज कर सकता है। कंप्यूटर इंट्रूजन से क्या क्या हुआ, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, आपका डेटा जो है उससे आपको जो है पैरालाइज करा जा सकता है अगर आपके कंप्यूटर में इंट्रूजन कर लिया जाएगा तो। इकोनॉमिक एस्पेनेज वो बता चुका हूँ। ऑनलाइन एक्सटॉर्शन, ये जो आपको बताया है सेक्सटॉर्शन के रूप में, या फिर जो है जो मैलवेयर हमारे जो है इस रैंसमवेयर है उनसे जो एक्सटॉर्शन किया जाता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट आपकी उससे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका क्योंकि आपका हैकर्स जो है आपसे आप जो पैसे जब मांगेंगे या आपके साथ हैकिंग करके जो है पैसा फाइनेंशियल फ्रॉड करके निकाल लिया जाएगा, तो आपका ड्रॉप जो है रेवेन्यू के लिए आप सारा कॉस्ट, आप हमेशा कॉस्ट कटिंग के ऊपर ध्यान देते होंगे, लेकिन कोई भी एक बार कोई बिजनेस एंटिटी अगर एक बार साइबर फ्रॉड से गुजर जाती है या साइबर क्राइम से गुजर जाती है, तो उसकी उसकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम डिले हो जाता है और इसके अलावा उसको अपने प्रोसेस में पूरे पूरे ओवरहॉलिंग करके चेंज करना पड़ता है। तो बढ़िया है कि हम लोग पहले ही ऑडिट करा के आपको ऑपरेशनल डिस्रप्शन आपको बताते हैं कि दोनों ही जगह जो है जो वेबसाइट्स थी कैस्को के केस में और लेबर डिपार्टमेंट के उसमें, जो कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को ही उसको आउटसोर्स करा हुआ था, उन लोगों का बिजनेस उन लोगों ने तत्काल वेबसाइट डाउन कर दी और उनका पूरा ऑपरेशनल एक्टिविटी वो लोग बंद हो गई। कैस्को जो कानपुर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कंपनी है, उसमें बिलिंग ऑनलाइन बिलिंग पेमेंट बंद हो गए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके कस्टमर को भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर कस्टमर सिंगल जो है एक वो है सप्लायर है, तो उसके बिजनेस को उतना इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो दूसरा आपका जो है राइवल है उसको एज मिल जाएगा अगर आपको ऑपरेशनल डिस्रप्शन होता है तो आपकी। तीसरा अल्टर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है, जो मैंने पहले बताया, आपको अपने सारे बिजनेस प्रोसेसेस को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका जो क्लाइंट है वो फिर दूसरी जगह जाना चाहेगा, अगर आप कभी भी साइबर क्राइम से इफेक्ट हो चुके हो तो। जैसे कि जो कंपनीज ऊपर बताई थी मैंने, जो वेंडर थे कैस्को के, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, वो किसी भी पावर कॉर्पोरेशन कंपनी उसको जो है इजिली अपना काम नहीं दे रही है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा। रेपुटेशन डैमेज आपको बताई दिया कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका। स्टोलन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि जितनी भी एसेट्स हैं वो इंटेंजिबल में बदल गए, अब कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सब के सब आपके हार्ड डिस्क में, आपके कंप्यूटर में और ड्राइव्स में और क्लाउड्स पे है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपकी कॉम्पिटिटिव एज जो है वो खराब हो, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल की एस्पेनेज केस में जो उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइटम था, एक मिसाइल में आगे सीकर लगा होता है, अगर उसकी उसकी टेक्नोलॉजी जो है तो जो हमारा जो एनिमी कंट्री है वो उसके ट्रांसमिशन को जैम कर सकता है। तो पूरे ब्रह्मोस मिसाइल को अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में समझे तो अपार्ट फ्रॉम जो है नेचुरल थ्रेट, वो एक बिजनेस एक्टिविटी को भी लॉस है। जो केसेस हैं इनको जनरल एक छोटा सा मैं इनको इनके बारे में बताना चाहूंगा, ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग ने काफी बात बता दी है। ब्रह्मोस मिसाइल का केस 2017 में जो है हम लोगों ने करा था, एटीएस में थे। वहां पर एक ब्रह्मोस का साइंटिस्ट था, उसको एक मैलवेयर उसके फिशिंग करके
जॉब ऑफर के नाम पर, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज अलग अलग जगह जॉब सीख करते होंगे, तो उन जॉब ऑफर के नाम पे उसको जो एंटाइज करा गया और उसको एक पर्सनल सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने के लिए कंपेल करा कि आप इसको इंस्टॉल करिए ताकि हम लोग इंक्रिप्शन, जो इंक्रिप्टेड चैट और वॉइस कॉल कर सके, और फिर वो उससे मेल करवाकर उसका सारा डेटा लीक कर लिया। ये काम आपका राइवल भी कर सकता है, ये काम रैंसमवेयर करने वाले लोग भी कर सकते हैं। तो उनको समझाना बहुत जरूरी है, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। कैस्को और का जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का केस, उसमें कैस्को के साथ एक 1.67 करोड़ की जो है हैकिंग हुई थी, और जिसमें उनकी बिलिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, इन दोनों को हैक करके, इसमें यूआरएल जो पेमेंट गेटवे से जुड़ा होता है, यूआरएल और पेमेंट गेटवे दोनों चेंज करके वेबसाइट के अंदर, और जिसके संबंध में कोई भी अलर्ट नहीं जनरेट हुआ। सर वॉइस चली गई आपकी। के लिए वो सारे डिजिटल सिग्नेचर को बाईपास करते हुए वेबसाइट्स की कमियों को, जिसका कि कभी ऑडिट नहीं कराया गया था, वेबसाइट की कमियों को आइडेंटिफाई करके हैकर ने 1.25 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब लूपहोल क्या क्या थे वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। अगर कोई इश्यू आपको समझ में आता है तो, ना समझ में आए तो बीच में आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन जरूरी इसलिए है कि आप समझना, आपको भी ये समझने की जरूरत है। आपका ज्यादातर जो पेमेंट हो रखा होगा वो गेटवे पे हो रखा होगा, जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ। आप लोग बड़ी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, पेमेंट गेटवे अपने अलग अलग बैंक से लिए होंगे। अगर उसमें पेमेंट गेटवे और यूआरएल चेंज करने का ऑप्शन आपकी वेबसाइट पे इजीली होगा, और आपके बैंक ने भी उसको ऑथराइजेशन कर रखा होगा, तो जैसे आईसीआईसी ने पेमेंट गेटवे को ऑथराइज कर रखा था डायनेमिक यूआरएल के लिए, एनेबल कर रखा था, तो उसी की वेबसाइट में चेंज करके किसको की कोई अभी और बाद में यूआरएल लगा दिया गया और कोई और पेमेंट गेटवे उसके अंदर ऐड कर दिया गया। ये चीज ना हो पाए, इस चीज को आप अपने यहाँ बिजनेस को देखिए। जो आप, अगर आपका कहीं आउटसोर्स आपने कर रखा है, इन हाउस कैपेसिटी आपने डेवलप नहीं कर रखी है अपने वेबसाइट की, और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और लॉग्स हो रहे हैं कि नहीं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। सबसे अच्छा है कि इन हाउस कैपेसिटी हो मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेन करने के लिए। अगर वो नहीं होता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यूपीएआई जो है, वो आईआईए इस बात के लिए आप लोग एक मत हो कि आप अपना इन हाउस एक कैपेसिटी डेवलप करें, सर्वर मेंटेन करें क्लाउड, और आप अपने सारे साथियों का उस पर क्लाउड स्टोरेज की उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, जिससे कि अगर कभी भी कोई अपराध हो जाता है तो हमको डिजिटल फुटप्रिंट प्रिंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो। पासवर्ड सिक्योरिटी और सैंक्टिटी मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओपन वीपीएन मत यूज करिए, सिक्योर्ड वीपीएन यूज करिए, और अगर हो सके तो सर्टिन से वेरीफाइड वीपीएन यूज करिए, जो हमारे एनआईसी और इन सबका जो है इससे द्वारा तैयार करे गए सर्टिफाइड है। ठीक है, और जैसे ही कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तुरंत उसको, आपके यहाँ रेड फ्लैगिंग के ऑप्शन हो जिसमें पता चले कि कोई एक गलती हो रही है। यूआरएल चेंज कर दिया गया पता नहीं चला, पेमेंट गेटवे चेंज कर दिया पता नहीं चला, वेबसाइट में बार बार हर बार इंट्रूजन करा जा रहा था, और आपका जो है जो फायरवॉल था वो अलर्ट नहीं दे रहा था ना, लॉक्स क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, लूपहोल जो है, जो लेबर डिपार्टमेंट के जो इशू में था उसमें यही था, अनसिक्योर्ड जो है डेटाबेस था। डेटाबेस और वेबसाइट के प्रोग्राम को किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क से भी लॉगिन किया जा सकता है। इंक्रिप्शन के अभाव में अगर कोई भी आदमी, एक लेमैन भी जो थोड़ा बहुत जो टेक्निकल चीज जानता है, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वेबसाइट की पूरी प्रोग्रामिंग को देख सकता है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर, आपकी वेबसाइट में तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट के लिए कोई ऐसा, ये सारी चीजें जो है किसी भी अनऑथराइज बंदे के एक्सेस में आ सकती हो। तो वेबसाइट पे जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है आपकी पेमेंट से, खास तौर पे जो कि आपके बिजनेस पेमेंट से जुड़ी हुई चीजें हो, उस पर उनका इंक्रिप्शन होना बहुत, और डिजिटल सिग्नेचर की सैंक्टिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, अब ये इस तरह के बग, डिजिटल सिग्नेचर बाईपास हो सकता है, उस वेबसाइट में शुरू से ही मौजूद था। सिग्नेचर बाईपास किया जा सके, कोई ऑथेंटिकेशन के लिए कंपल्शन ना हो, तो ये सारी चीजें, हाँ, आप जैसे बिजनेस को आप स्मूथ कराने के लिए आप आउटसोर्स करते हैं, दूसरे आदमी को अपना बिजनेस प्रोसेस देते हैं, वो हो सकता है थर्ड पार्टी को दे दे, और वो हो सकता है फर्दर आउटसोर्स कर दे, और ये आपकी जानकारी में हो, आपके यहाँ नॉर्म हो ये बिजनेस प्रैक्टिसेस में। लेकिन चूंकि लीगली आप उसको बाउंड नहीं कर सकते चौथे पांचवे स्टेज के कोई थर्ड पार्टी वेंडर को,
तो अगर कोई भी आपका डेटा ब्रीच होता है तो आपकी पेरेंट कंपनी लायबल होगी जिसको आपने आउटसोर्स करा है, ना कि वो फाइनल कंपनी। तो ये एक चीज इंश्योर कराने की जरूरत है कि हर व्यक्ति जो है इस बात के लिए लायबल रहे, अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो सके, आपके संबंधित इस तरह का एग्रीमेंट आपका इंश्योर कराएं। अब आप सिक्योर करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इस संबंध में मैं चाहूंगा जो डूज एंड डोंट है हमारे डीसीपी क्राइम साहब जो है इसके संबंध में आपको इंसाइट दें। अगर सर आप मौजूद हो, मेरी बात सुन रहे हैं, तो सर कृपया स्टेज आपको हैंड ओवर है। थैंक यू आईआईटी को बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देने के लिए। मैं अपने कलीग्स एडीसीपी क्राइम मनीष और एसीपी क्राइम मोहसिन का भी धन्यवाद देता हूँ। आई होप आई एम ऑडिबल। कोई मुझे बता दे प्लीज, क्या मैं हाँ जी ऑडिबल है सर, सर ऑडिबल। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू मनीष और मोहसिन को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी काफ़ी इस बारे में समझ में आया होगा। मोटा मोटा जो अगर मैं सम अप करूं तो बेसिकली जो भी कोई भी क्राइम है, इस तरह का क्राइम या तो हमें मतलब थ्रेट करके हो सकता है जैसा मोहसिन ने बताया, या हमें ग्रीड दे करके हो सकता है। तो ग्रीड को लेकर के, ग्रीड किसी तरह का भी हो सकता है कि जैसे उसमें हमारा या तो पैसा हमको मिल रहा है, या हमारा घर बैठे पैसा बन रहा है, या फिर हमारा एफर्ट बच रहा है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। तो दिस कुड बी अवर ग्रीड। तो इस ग्रीड को अपराधी इसका फायदा उठाता है। दूसरा जो थ्रेट है, क्योंकि हमारे सामने वो मौजूद नहीं है, जैसा नॉर्मली जिसको हम लूट कहते थे कि सामने तमंचा रख करके या चाकू दिखा करके हमसे हमारा पैसा ले लेना, तो रादर देन दैट जो डिजिटल अरेस्ट वाला एक ये भय दिखाने वाला अब नया क्राइम चला है, तो वो उसके बारे में भी अभी मोहसिन ने आपको बताया। तो इस तरीके से लोग हमको हमारे साथ में साइबर फ्रॉड करते हैं। तो इस इनके बारे में जैसा अब आपको जानकारी हो ही गई है कि इसी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। कोई भी एक तो एक हमारा इसमें प्रेजुडिस भी है। अगर मान लीजिए कोई हमें थ्रेट कर रहा है हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए, तो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रेजुडिस है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो हम पैसा दे करके उस कार्रवाई से बच जाएंगे। इस जो थ्रेट वाला क्राइम है उसके पीछे जो मोडस ऑपरेंडी वो यही है। जो हम लोग आम आदमी समझता है कि अगर पुलिस ने हमको फंसाया है और पुलिस कह रही है अच्छा ठीक है तुम बच जाओगे तो हमको पैसा दे दो तो हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। जैसे आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है और ट्रैफिक वाले ने आपको रोका, तो रादर देन हमारे दिमाग में आता है कि हम हेलमेट ना लगाएं, कोई बात नहीं, अब वो हमसे पैसे मांगेगा तो हम उसको 1000 रुपए का चालान से बचने के लिए 100 रुपए दे देंगे तो हम बच जाएंगे। तो ये एक मेंटालिटी हमारी है जिसका फायदा अक्सर क्रिमिनल उठाता है। अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है कि आप ने गलत किया है और आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, या आपके बेटे ने या आपके परिवार में किसी ने गलत किया है उसके साथ एक्शन हो जाएगा, तो हमें उसको फेस करना चाहिए। ठीक है, हमने गलती करी है, हम उसको देखेंगे, आप जो लीगल एक्शन है आप लीजिए, हम उसको लीगली उसको टैकल करेंगे, रादर देन इस ट्रैप में पड़ जाना कि नहीं नहीं पैसे दे देते हैं अभी और फिर शायद ये कार्रवाई ड्रॉप हो जाएगी। तो ये एक हमारे दिमाग में है जिसको हमको हमेशा इससे सावधान रहना चाहिए। दूसरा हमारा ग्रीड है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो भी एप्स हैं वो सब उनके पेड वर्जन भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम इंडियंस होने के नाते हमको सभी ऐप्स का फ्री वर्जन चाहिए। फ्री वर्जन पाने के चक्कर में जो भी परमिशंस होती हैं वो सब के सब हम लोग बिना पढ़े उसमें हर चीज़ में आई एग्री करके सारी चीज़ में हम लोग टिक कर देते हैं बिना जाने कि ये, जैसे मान लीजिए सिंपल सा फ्लैश लाइट का ऐप है, अब तो खैर इनबिल्ट फ्लैश लाइट आने लगी है, लेकिन अगर फ्लैश लाइट का ऐप है तो हम ये नहीं जानना चाहते कि ये हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखना चाहता है, ये हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करने की परमिशन क्यों मांग रहा है, हमारी जीपीएस लोकेशन एक्सेस करने की लोकेशन क्यों मांग रहा है, हमारी गैलरी की एक्सेस क्यों मांग रहा है। तो हम इसी से हैप्पी हैं कि वो चीज़ फ्री है। तो जैसा मोहसिन ने भी बताया और मनीष ने भी आपको बताया कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर कुछ फ्री है इसका मतलब आप प्रोडक्ट हैं, यानी आपसे ही वो पैसे निकलवाए जाएंगे। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कभी भी कोई क्राइम इस तरह का हो रहा हो या
आपको कोई भी डाउट लगता है तो बेटर है वहीं पर आप कॉल ड्रॉप कर दें और अपने संबंधित जो भी आपका नियरेस्ट थाना है वहां जा करके बता दें, या आप 112 पे बता दें, या फिर आप किसी को जानते हैं तो उसको बता दें, ताकि आपको इस बारे में तुरंत अपडेट हो जाए कि एक्चुअली में आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड इन एक्शन में तो नहीं है। ठीक है, इसमें बस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कई बार ऐसे भी इस तरह से भी क्राइम होते हैं जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, जिसमें बिन किसी भी तरह का हमसे टच या हमसे किसी प्रकार का कॉल हमें नहीं आता, ना हमसे ओटीपी मांगा जाता है, ना हमसे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, ना हमारे फ़ोन पे कोई ऐप डाउनलोड कराया जाता है, लेकिन तब भी हमारे बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आरबीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि अगर उपभोक्ता की गलती के बिना उनके बैंक से पैसा निकल जाता है तो वो पैसा बैंक रिम्बर्स करेगा। वो आपके साथ कभी ऐसा हो, आपको लगता है कि ना तो मेरे पास कोई कॉल आया, ना मैंने किसी को ओटीपी दिया, ना मैंने कोई ऐप डाउनलोड किया, ना मैंने किसी ऐसा किया, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे रुपए निकल रहे हैं, तो आप इसको अप्रोच करेंगे तो वो बैंक आपको खुद ही रिम्बर्स करेगा आपके, और फिर वो जो भी मुकदमा लिखाया जाना है उसमें क्या फॉलो अप लेना है वो सारा काम बैंक खुद करेगा अपने स्तर से, आपका कोई उसमें किसी प्रकार का लेना देना नहीं होगा। तो वंस अगेन आई विल लाइक टू थैंक आईआईए ऑफिशियल्स, आप लोगों ने हम लोग को ये मौका दिया, और आई वुड लाइक टू गिव बिग थैंक्स टू माय कलीग्स मनीष एंड मोहसिन, उन्होंने आपकी बातें आपको सही सारी बताई। तो अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो वी ऑल आर अवेलेबल है, मोहसिन, मनीष एंड मी बोथ, वी ऑल आर अवेलेबल है, विल टेल, आपको बताएंगे क्या चीजें आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आप सब लोगों का आपने बहुत अच्छा इस बारे में बताया। मैं सर एक चीज और उसमें कहना चाहूंगा, आपने फिनिश करा सर, आप मुझे कुछ बता रहे थे बच्चों के बारे में भी कि आलोक जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं उस दिन कुछ बता रहा था सर, आप उस दिन कुछ बता रहे थे बच्चों के बारे में भी कि हमको अपने बच्चों की लोकेशन और बच्चों की अर्निंग के बारे में भी पता रखना चाहिए, ऐसा कुछ आप कुछ करें तो मैं चाहूंगा जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें हमारे हाउस को। मैं फिर से, जैसे अभी आप लोगों ने, आपने पुनः सबको बताया कि हमने एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। एक कॉल सेंटर कानपुर में ही ऑपरेट हो रहा था, जैसा हम जानते हैं कि जामताड़ा में कॉल सेंटर्स हैं, या गुड़गांव में हैं, या हैदराबाद में है, वहाँ से कॉल सेंटर ऑपरेट होते हैं दिल्ली से। तो ऐसा नहीं है, वो कॉल सेंटर हर कहीं से भी ऑपरेट हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक कॉल सेंटर हमने कानपुर में बस्ट किया, जिसके बारे में आज पेपर्स में लिखा है और आलोक जी अभी बता रहे थे। तो मैं इस क्राइम का दूसरा एस्पेक्ट मैंने पिछले आईआई की मीटिंग में बताया था। एक तो ये है जिसमें हम स्वयं विक्टिम बन जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपको चर्चा की गई, लेकिन जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ऐसा बहुत बड़ा अपराधी नहीं है जिसके बारे में हम लोग पेपर में पढ़ते हैं गब्बर सिंह की तरह कि बहुत बड़ा अपराधी है वो, और उसके नाम से लोग डरते हैं, या उसके अंदर मतलब जब तक वो 2-3 कत्ल नहीं कर लेता है तब तक उसके अंदर उसकी आत्मा शांत नहीं होती। जो अपराधी हैं वो हमारे आपके जैसे ही पढ़े लिखे अपराधी हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, और वो सही लीगल तरीके से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जैसे कल हमने जिनको पकड़ा उसमें से 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। तो जो लड़कियां थी उनके माँ बाप को पता ही नहीं था कि ये लड़कियां इस तरह का काम करती हैं, उनको आइडिया ही नहीं था, उनको खाली ये पता था कि हाँ लड़कियां कहीं काम करती हैं और वो उनको पैसा मिलता है एक तनख्वाह पर, आती जाती, दिन में जाती सुबह में और शाम को लौट आती है। तो मेरा कहना यही है कि इन सब मामलों में जो भी अपराधी हैं वो हमारे आपके बच्चे ही हैं। मेरा बच्चा आपको ठग रहा है, आपका बच्चा मुझे ठग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये इस तरह के अपराधी जिनसे हम सब परेशान हैं पकड़े जाते हैं, तो अब उनके परिवार वालों को जानकारी होती है तो परिवार वाले कहते हैं मेरा बच्चा तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ा था, उसने तो ये पढ़ाई करी है, उसके बाद ये कैसे हो गया। तब तब पछतावा होता है कि हमने उस समय जानकारी करने की कोशिश नहीं करी कि ये बच्चा पैसा ला कहाँ से रहा है। हम सब हैप्पी हैं कि हमारा बच्चा घर से बाहर जाता है ऑफिस टाइम में, फिर लौटता है तो उधर से नया फोन लेकर के आता है, उधर से लौटता है तो नई कार ले लेता है, उधर से लौटता है तो पैसे लेकर के आता है। हम ये सब जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ये पैसे कमा कैसे रहा है। तो इसका ये सेकंड एस्पेक्ट है, हम सबको अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, उसके ऑफिस स्पेस को देखना चाहिए, कहाँ काम करता है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि पैसा कमा रहा है, दैट इज गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन लीगल मीन से पैसा कमाए, ताकि अगर कभी इस तरह की बात हो तो हम अचानक से सरप्राइज ना हो जाएं कि अरे मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। थैंक यू सर थैंक एक यू सर। पॉइंट
जी जी जी। सर एक पॉइंट ये था कि हाँ जी, जैसे पूछ के सकते हैं जी। उसके साथ कोई क्राइम या पैसे ठग दिए गए आज और फिलहाल वो मतलब बरेली को या कानपुर को करता है, वेयर उसको कहाँ अपनी FIR कहाँ रिकॉर्ड करानी है और कैसे, और ये अच्छी रिपोर्ट मोहसिन जी, आपको आवाज आई? आपने पूछा है कि रिपोर्ट कहाँ पर लिखानी चाहिए, जैसे। क्योंकि ऑनलाइन आवाज जा पा रही है सर? दिनेश गोयल जी, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर। कुछ बोल रहे थे दिनेश का हाँ जी, बस आवाज आ सर रही है सर। कभी ठीक बट प्रॉब्लम है इसको खोल के देखो क्या। हाँ दिनेश बड़सरिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर, आ जी रही सर, है। आ रही है। द क्वेश्चन इज सर, क्वेश्चन ये था कि अगर किसी बच्चे के साथ, जैसे वो उसका आधार कार्ड तो कानपुर का है और उसका वो रिहाइश उसकी उस वक्त पर नोएडा में है और नोएडा में उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, तो उसे FIR कहाँ रिकॉर्ड करानी है? मोहसिन सर, आवाज नहीं आई आपको? आवाज नहीं दिनेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दिनेश बड़सरिया जी। आपको अब आवाज साफ है? आवाज जा पा रही है सर के पास? सर मोहसिन सर, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हें कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जी, आप पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आलोक जी बताइए। सर, जैसा अभी DCP सर ने बताया कि बिना किसी कॉल और OTP के अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमको बैंक को अप्रोच करना चाहिए और बैंक इज लाइबल टू पे, और जो भी सारे एक्शन होते हैं बैंक लेगा। लेकिन एक कस्टमर को बैंक कहाँ सुनता है? तो इस मामले में तो मैं सोचता हूँ कि जैसा आपने तो ATM वाले केस में कस्टमर की मदद करी थी, वैसी ही मदद आपके डिपार्टमेंट से ही मिलनी चाहिए, तभी कुछ काम हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दिनेश जी आपको। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ कि एक RBI का सर्कुलर है जिसमें 3 प्रकार की लाइबिलिटी है: लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्शियल लाइबिलिटी, फुल लाइबिलिटी। तो ये RBI की वेबसाइट पे भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। मैं कहूँगा हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बिजनेसमैन जो यहाँ पर मौजूद है, उस सर्कुलर को जरूर पढ़े। उसमें मुख्यतः 3 प्रकार से बैंक की जिम्मेदारी ठहराई गई है। तो आपको उसमें डिटेल पता चलेगा, और नहीं अगर कुछ भी उसमें डाउट होती तब आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेसिफिक जवाब है और ये थोड़ा टेक्निकल आंसर है इसका। तो दिनेश जी, सर मैं आपको डिटेल में इसका राइट अप दूंगा। ठीक है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये सर्कुलर आप मेरे को या आलोक जी को व्हाट्सएप कर दें तो हम लोग सब जगह सर्कुलेट कर दें। 100%। इसके थैंक यू अलावा सर। दिनेश जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे जी सर ने भी पूरा केस स्टडी आपको बताई है ये कॉल जी सेंटर की, तो जी आज के अखबार में पूरा इसी के बारे में डिटेल में आया है, तो वो मैं भी आपको अखबार की कटिंग्स भी फॉरवर्ड करूंगा, सर। तो वो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। जी जरूर सर। अंत में और मैं पूछना चाहता हूँ, किसी और सज्जन का, किसी और व्यक्ति का कोई और एक क्वेश्चन है तो सवाल आप मेरा है, एक हाँ जी, सवाल मेरा पूछिए जी। जौनपुर से है। जी प्लीज बताइए। ये मेरे 86,000 का मेरा है ये मामला। आपकी ये आवाज मैंने क्लियर नहीं क्या आ रही हुआ, सर। एक पार्टी को दिल्ली को पेमेंट किया, दिल्ली की एक पार्टी को पेमेंट किया और उसने माल नहीं भेजा। फिर मैंने DM जौनपुर से उनकी शिकायत किया, तो DM जौनपुर ने क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि ठीक है, उन्होंने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद उन्होंने कहा आपके संबंधित थाना को मैंने दे दिया हूँ, वहाँ FIR दर्ज हो जाएगी। आज लगभग 1 साल से ऊपर हो रहा है, आज तक थाना में दर्ज नहीं हुआ FIR, और मैंने अपने अकाउंट से दिया हूँ, करंट अकाउंट से पैसा दिया हूँ। इसमें क्या किया जा सकता है?
आप लोग तो क्राइम में रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, उसके बाद दे देते हैं, फिर तो संबंधित थाना को दे दिए, फिर आप लोग मतलब क्राइम डिपार्टमेंट ने फिर पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कोई काम नहीं है, सिर्फ अब थाने का काम है। इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है ये फिजिकली थाने पे कार्रवाई ना करने की वजह से आपका मामला ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में किया गया था। तो जैसा आपको लग रहा है कि आपके क्राइम ब्रांच में जो इंस्पेक्टर साहब विवेचना करेंगे वो आपको सही राय नहीं दे पा रहे हैं या उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर जो उच्च अधिकारी मौजूद होंगे, एसपी क्राइम होंगे या डीसीपी क्राइम फिर होंगे, तो एक बार आप उनसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे कि ये मामला डीएम सर ने, एसपी सर ने आपको फॉरवर्ड करके क्राइम ब्रांच में स्पेशली भेजा गया था कि आपकी मामले की सुनवाई हो। तो अगर वहां पर नहीं हो रहा तो 100% उच्च अधिकारी से इशू को पैरवी करने पे रिजल्ट जरूर मिलता है। और उसके बाद भी ना सर हो तो तीन हमारे चार यहाँ बार मैंने पर पैरवी किया, एसपी क्राइम से मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने कहा भाई जब लिख पढ़ के दे दिया गया है तो आप थाने से पैरवी करिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है सर। आप मुझे पर्सनली बताइएगा, मैं देख लूंगा किस स्तर पे आपकी पेंडेंसी है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक सर, थैंक यू, आलोक चलिए जी मुश्किल शुक्र काफी जी। है इस बात हाँ, को। सही। जी जी थैंक जी यू। जी, हाँ, मैं आलोक उनसे जी, बात कर आपको लूंगा। और किसी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी और जी, पर्सन और को? कोई किसी और का कोई सवाल, कोई है कोई? जी बताइए, राकेश जी, राकेश बंसल जी, नोएडा से। नमस्कार सर। सर जी आजकल नमस्कार। फोन कॉल्स पे ये इस तरह की बहुत आ रही हैं कि जी आपका पार्सल हमारे पास आया है, इसके अंदर ड्रग्स हैं, आप इस नंबर को या तो नंबर दबा के अपनी इंक्वायरी कीजिए या इस पे कॉल कीजिए। तो इस तरह की कॉल्स बहुत लोगों में, इवन 3 बार तो मैं रिसीव कर चुका हूँ इस तरह की कॉल। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसी के संदर्भ में मैंने पहले आपको एक वर्ड बताया था, डिजिटल अरेस्ट। और जनरली जी जी ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं या जो घर में अकेले होते हैं या जिनके बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, पेरेंट्स घर पर अकेले हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है इस डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज से। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने कोई पार्सल मंगवाया नहीं कहीं से, अगर वो आपके नाम से, आपके आधार कार्ड सब आपको बता रहा है, तो आप ये ना सोचिए कि उसके पास आपका डेटा अवेलेबल है तो ये सही बंदा कॉल कर रहा होगा। डेटा बहुत आसानी से ब्रीच होता है। हर रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे, फेसबुक का डेटा ब्रीच हुआ, एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हुआ। बहुत जी सारे जी जी प्लेटफॉर्म है जहां पर डेटा बहुत इजीली ब्रीच होता है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कल जो हमने कॉल सेंटर पकड़ा था उसमें भी इंडसइंड क्रेडिट कार्ड का डेटा जस्ट डायल से मात्र 1 पैसे पे एक डेटा मिलता है। तो वो उसके पास हर रोज 200 डेटा अवेलेबल है, जो उसके पास उसके जो गर्ल्स उसने रख रखी थी वो कॉल करती थी, और हर एक पर्सन से अवेलेबल डेटा से लोगों से क्राइम करने का प्रयास किया गया है। तो 2019 से कॉल सेंटर चल रहा था, उनके पास पूरा डेटाबेस मौजूद था। और आप इस चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो कि आपका डेटा कैसे उनके पास मौजूद है। तो आपको इसमें सतर्क रहना पड़ेगा, आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि जो ये कॉल आई है, तो ये कॉल कहाँ से आई है, क्या आपने वाकई में कोई पार्सल ऑर्डर करा है, क्या जो दिल्ली पुलिस का नाम दिया जा रहा है वाकई में दिल्ली पुलिस है भी है नहीं है, फर्जी उन्होंने एक कमरा सेटअप कर रखा है जहां पे अधिकारी पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं और सारा उसने सेटअप क्रिएट कर रखा है। तो आपको, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, जागरूकता ही बचाव है। आप जितना अवेयर रहेंगे उतना ही इससे आप बच सकते हैं। कोई इसकी एसओपी नहीं है कि आपको इसमें बटन दबाएं या कोई एक ऐसी चीज आप अपना लें जिससे आप इससे बच जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जागरूक रह सकते हैं उतने ज्यादा आप इससे बच सकते हैं। जी जी जी। शुक्रिया अंत सर, में एक शुक्रिया। छोटा सा, थैंक थैंक यू यू। सर। और अंत में छोटा सा मैं एक चीज, एक वीडियो और शेयर करूंगा। ये जनरली घर पे जो लेडीज रहती हैं या जो और घर पे इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रयास करती हैं कि हाँ थोड़े पैसे उनको मिले, या और भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सोचते हैं कि कुछ पैसे से और कुछ पैसा कमाया जाए, तो उसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो पूर्व में मैंने बताया था आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट करने से पहले या क्लिक करने से पहले आप लोग जरूर देखें कि किस साइट पर आप लोग पहुंच रहे हैं। कोई सस्पेक्टेड, कोई फिशियस वेबसाइट तो नहीं है जहां पर आपको पहुंचा दिया गया है और वहां से फिर आप कहीं और पहुंच गए। तो लास्ट में बस इसी वीडियो के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों को ठगा जाता है। अंतिम वीडियो, इन्वेस्टमेंट ऊपर प्लीज इसके स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी थी। स्क्रीन शेयर दीजिए। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए सर। आगे स्क्रीन शेयरिंग, नहीं, स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग शेयरिंग सर बंद कर, हाँ एक बार स्क्रीन दोबारा शेयरिंग कर बंद दीजिए है स्क्रीन शेयरिंग। क्या? हाँ, बंद कर दीजिए, दोबारा कर दीजिए सर। अब आ गया। हाँ जी, आ गई जी।
साउंड वीडियो रुकी हुई है सर। जिसमें आपको दिखाएंगे और करेंगे आपका लालची आंटी लग रही है। वीडियो नहीं दिख रही, वीडियो दिख रही है क्या? नहीं, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही। नहीं इस टाइम। मोहसिन जी आप हैं? वैसा टाइम ओवर होने में भाई साहब कट गया है शायद। हाँ मोहसिन खान जी आप हैं कि नहीं लगता मोहसिन जी लॉग ऑफ हो गए। लॉग ऑफ हो गए, मनीष जी भी शायद लॉग ऑफ हो गए। और तो एक ही में थे दोनों। हाँ नहीं, लॉग आउट हुआ, सिस्टम लॉग आउट हुआ है, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हो गई। जी जी हाँ। और बात उसकी यही थी कि जो है जो इन्वेस्टमेंट के उस पर जो है हम लोगों से अलग अलग रूप से ये लोग पैसा करवा रहे हैं। अभी लास्ट परसों ही हम लोग क्या 2.5 करोड़ रुपए की करीब जो है एक FIR रजिस्टर हुई है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पे ही। जी उससे बचने का ही वीडियो था वो। जी जी स्टिचिंग तो होनी होगी। चलिए अगर वो किसी को कोई और क्वेश्चन हाँ सर आखिरी हाँ सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है सर। गौरव जैन जी हमारे मेरठ से लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी गौरव जी। सर जैसा कि भी बताया गया, कस्टम डिपार्टमेंट से फोन आता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें को कई बार फोन आता है कॉलिंग फ्रॉम फेडेक्स, आपका एक पार्सल रिटर्न हो गया। तो ऐसे नंबरों को रिपोर्ट कहाँ करना चाहिए? हमें पता वो फ्रॉड है, प्रेस 1 टू कंटिन्यू और लिसन क्या है इन्फॉर्मेशन, हमें पता वो फ्रॉड है, उसको रिपोर्ट कहाँ करें? कोई फ्रॉड तो हुआ ही नहीं अभी। जस्ट फॉर आगे किसी के साथ ना हो, वो नंबर यूज करा तो आगे भी कहीं यूज करेगा। आप NCRP पोर्टल पे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कौन से पोर्टल पे? NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, 1930 एक साइबर हेल्पलाइन है, उस पर भी कर सकते हैं। और अपनी लोकल जो है प्रत्येक थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क का क्रिएशन हुआ है, राइट, आप वहां पर भी दे सकते हैं। और अपनी लोकल जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वहां पर साइबर सेल है, ठीक है, वहां पर भी चीज का अगर आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा है तो कई बार अगर हम लेटर लिख के भेजते हैं कि इस नंबर से फोन आ रहा है, तो कई बार कहते हैं कि अभी फ्रॉड हुआ तो नहीं है, इस टाइप का उससे कोई जवाब फर्क मिलता है। नहीं पड़ रहा है, आप रिपोर्ट करते रहिए क्योंकि डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ओके, ठीक है, एक डेटाबेस नेशनल लेवल पे क्रिएट हो रहा है, जिससे हम लोगों ने अभी आज बताया भी, कल हम लोगों ने अरेस्ट करा है कुछ लोगों को। वो ऑनलाइन एक डेटाबेस बनाया जा रहा था, उसके प्रतिबिंब करके एक वो है, पोर्टल है, MHA के अंडर में एक एजेंसी है I4C, उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि जहां पर भी बैठ के कोई आदमी साइबर फ्रॉड कर रहा है और एक से ज्यादा मल्टीपल जगह से रिपोर्ट हो रहा है कि फला नंबर से हमको अपराध कारित करा गया हमारे साथ या कारित करने का प्रयास करा गया, तो वो एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है और उसी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करके जेल भेजा था। तो अगर मल्टीपल जगह से रिपोर्ट होगा कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे आपने करा रिपोर्ट और लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, तो वो आदमी को पक्का है कि थोड़े नियर फ्यूचर में उसके ऊपर लोकल पुलिस एक्शन लेगी ही लेगी, क्योंकि अब ये इंक्रीजिंगली हम लोग बढ़ाते जाएंगे इस चीज पे कार्रवाई। मेरे ख्याल से आपका आंसर मैंने दे दिया होगा। आई थिंक सो। ठीक है सर, थैंक यू। नितिन सिंगल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नितिन जी एक क्वेश्चन था, जैसे भी गौरव जी ने पूछा है कि फोन आता है, अब आजकल ऐसे ना व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है जिसके ऊपर पुलिस की DP लगी होती है और कैप लगी होती है, या पुलिस के किसी यूनिफॉर्म में कोई पर्सन है वो DP लगी हुई है, और वीडियो कॉल उन लोगों की या वॉइस कॉल आती है, और अगर हम लोग नहीं उठाते हैं, क्योंकि आज मेरे पास भी 3 या 4 बार ऐसे कॉल आ चुकी हैं और मैंने वो कॉल पिक नहीं की है, तो क्या हम उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं यहीं पर? तो वो +92 नंबर से आ रहा है, यानी कहीं ISG कॉल है +92 से।
देखिए, एक दो तीन चीजें हैं। आपकी कंप्लेन हो गई, हमने उस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। अगर आप अगर आप कानपुर के हैं तो हम लोग उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे, प्लस उसको रिपोर्ट भी कराने का प्रयास करेंगे। आप इस बात को समझिए। और हम कई बार इनके जाल में फंस जाते हैं। एक नया तरीका ये है कि आप एक मैसेज दोबारा से आप बोलिए। अभी एक प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा था, पहले वो बात कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बहुत सिंपली से हम ये समझ लें कि अभी तक मैकेनिज्म नहीं था इस चीज के लिए कि अगर अपराध नहीं हुआ है तो आप किस लोकल आपका थाना और साइबर सेल ये बात बोल देगी। लेकिन जब एनसीआरपी पोर्टल पे हमारे पास ऑप्शन है 1930 पे कंप्लेन करने का ऑप्शन है, अकाउंट नंबर हम लोग बता देंगे 1930 पे, तो आप तो प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता है, लेकिन आप फिर भी एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज के लिए। अमाउंट आप 0 डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप अमाउंट उसको जो है अगर फ्रॉड का अमाउंट आप लिखेंगे 0 अमाउंट आपने ट्रांसफर करा, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। असली चीज है कि डेटाबेस बन रहा है, अब डेटाबेस के ऊपर ही काम होगा। कोई फ्रॉडस्टर कहीं बैठ के कानपुर के किसी व्यक्ति पे या मुंबई के किसी व्यक्ति पे काम अपराध करेगा तो लोकल पुलिस की धीरे इंक्रीजिंगली जिम्मेदारी फिक्स करी जा रही है। जैसे हम लोग ने यहाँ काम करा, पूरे यूपी में आप लोग को दिखेगा कि इस तरह से काम होते हैं। फ्रॉडस्टर ने अपराध किसी और के साथ करा हुआ है, लेकिन वो जहाँ बैठ के कर रहा है वहां की पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करी। चलिए, मेरे ख्याल से धन्यवाद जी। सेम तरह का आंसर, हाँ, सेम तरह के क्वेश्चन। मनीष कटारिया जी, बनारस से, आपको कोई सवाल है मनीष जी? हाँ सर, एक शॉर्ट क्वेश्चन था। आजकल जैसे नेट से लोग ले लेते हैं 25,000 50,000 का, एम्प्लॉयज लोग ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो उसमें वो लोग किसी तरह से उनसे उनकी फोन बुक ले लेते हैं और फिर उसमें भैया जी भाभी जी सबका नंबर वो है उसके पास, और वो फिर उन लोग को कॉल कर करके थ्रेटन करते हैं, उनको न्यूड्स भेजते हैं, अलग अलग गालियां देते हैं और ये सब परेशान करते हैं। तो क्या वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आया कि वो अदर, मतलब हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई फॉल्ट भी नहीं है, लेकिन हमारे एम्प्लॉय ने मान लीजिए लेके डिफॉल्ट किया है, तो वो लोग फोन बुक में से छाट छाट के जो रिलेटेड आदमी होते हैं उनको कॉल कर करके परेशान करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है, चाइनीज लोन ऐप के जो आप बता रहे हैं, ये मॉडस ऑपरेंडी चाइनीज लोन ऐप के गैंग्स हैं उनके द्वारा करी जा रही है। बैकग्राउंड में कोई चाइनीज बैठा हुआ है, ठीक है, और वो उसने यहाँ पर कई इंडियंस को एम्प्लॉय करके, अलग इलीगली एम्प्लॉय करके उनके थ्रू ये काम करा रहा है। ठीक, अब इसमें सिंपल सा यही है कि जो उसने आपका है जो आवाज चली गई। लिंक क्लिक करने पे उसने मजबूर करा किसी कारण से, तो उसके अंदर मैलवेयर आ गया और उसने सबसे पहले उसका डेटा जो है वो कॉपी करके उसके पास भेज दिया। उसके पास सारा एड्रेस बुक आ गया है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो उसको लोकल साइबर क्राइम सेल में जरूर जाना है, जिससे कि वो मैलवेयर रिमूव करा जा सके। ठीक है, और वो फर्दर और इंटरनेट उसको लोकल तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, अपना इंटरनेट बंद कर दे और मैलवेयर रिमूव करने के लिए लोकल अपना साइबर सेल चला जाए। मैलवेयर एक बार रिमूव हो गया तो वो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को इस तरह से मैसेज कर सकता है कि इस तरह का ये जो है साइबर क्राइम मेरे साथ करने का अपराध वो प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट आपका एम्प्लॉय अगर पैसे ले भी लेगा, मान लीजिए उसने 20,000 रुपए लिए और उसने 20,000 का 25,000 रुपए दे दिए, स्टिल वो उसको जो है हैरेस करते हैं। वो बेसिकली उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं कर सकते। इस तरह के गैंग्स के ऊपर कार्रवाई पूर्व में भी हुई है, और जब हॉटस्पॉट इनका क्रिएट हो जाता है तो वहां की लोकल पुलिस को हम लोग इसके ऊपर कंपेल करेंगे, उनको रिपोर्ट लिख के भेजेंगे कि आपके, जैसे मान लीजिए मैं कानपुर में हूँ और हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के साथ ये बार बार इस तरह का नैग करके अपराध कर रहे हैं। अगर कोई कानपुर का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी एड्रेस बुक वो हुई है, इफेक्ट हुई है, तो उसके ज्यादातर रहने वाले लोग भी कानपुर के ही होंगे जो उसके एड्रेस बुक में होंगे। उन सबसे कंप्लेन लेके हम लोकल उनके थाने को भेजेंगे जिस थाने में वो हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है। क्यों? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1930 पे कंप्लेन और साइबर जो हेल्पलाइन पोर्टल है उस पर वो करना, कंप्लेन करना। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हॉटस्पॉट का डेटाबेस क्रिएट होगा। तो हम सब लोग को इसके लिए अवेयर होना है और अपने आसपास के लोगों को अवेयर भी करना है कि ये काम करिए, और सब लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके एक बार हमारे पास कोई भी एक सिंगल आदमी लेके भेज देंगे, हम उनके ऊपर लोकल पुलिस को भेजेंगे। अगर वो नहीं कार्रवाई करते हैं तो हम लोग एमएचए के जो I4C सेंटर है उसके थ्रू जो है उनको उनके सीनियर ऑफिसर्स पे बात करके उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए वो करेंगे। ऑब्वियसली इस पे हेल्प होगी, लेकिन आपको थ्रेट करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ये आप नहीं एक सर, बात वो को मेंटल हेरेसमेंट है ना, वो फिर आप उस नंबर को वो ब्लॉक कर बार बार देंगे। आपके फैमिली को परेशान कर रहा है। देखिए, आपको मैं वही बता रहा हूँ, आपको एक सिंपल सा वो काम करेंगे।
आप उसको ब्लॉक करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को बताएंगे, वो ब्लॉक कर देगा। थोड़ी मुश्किल से वेरी नेक्स्ट डे वो आपको नैक करना बंद कर देंगे। अगर आपका कोई भी व्यक्ति कॉल अटेंड करेगा डर के मारे, तो वो पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद ये डर रहा है और पैसे दे देगा, लेकिन वो लीगली आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इस बात के लिए इंश्योर रहिए, अगर उसने आपकी पेज आपके उसको हैक करके करा है तो। मेरे ख्याल से आंसर मैंने दे दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू। अब मेरे को लगता है कि काफी क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए और काफी लोगों की क्वेरीज भी हो गई है। तो और शायद किसी की कोई है भी नहीं कोई क्वेरी। तो मैं हमारे बीच हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिनेश गोयल जी बरेली से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की उस पूरी मीटिंग को समाप्त करके हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो क्राइम ब्रांच के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको धन्यवाद दें और अपने सारे मेंबर्स का। फिर दिनेश जी। धन्यवाद महासचिव आलोक जी। ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में, एंड इट इज राइजिंग। और जब हम किसी ऑफिशियल से बात करते हैं आज की डेट में, कहते हैं कोई राजधानी 10,000 रुपए की क्यों करेगा, और साइबर क्राइम करेगा। तो ये एक फैशन भी हो गया है क्रिमिनल्स के बीच में। तो आज इतनी जागरूकता डीसीपी साहब ने यहाँ पर लाई, आशीष श्रीवास्तव साहब ने IPS, जो हमें इन्होंने गाइडलाइन दी और बताया कैसे एनकरेज करा, मोटिवेट किया, और व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक। रियली वी आर थैंकफुल टू हिम, वी आर थैंकफुल टू ADCP क्राइम जो मनीष ठुनकर साहब है, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हम लोगों की एक क्वेरी को भी अभी आंसर किया, और हम लोगों को कहा बताया कि भाई कतई आपने अगर करेज दिखा दिया तो दूसरा आदमी शांत हो जाएगा, वही कहे नो रिजॉल्व अगेंस्ट यू, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और सिमिलरली हमारे ACP मोहम्मद मोहसिन खान साहब, जो साइबर के एक्सपर्ट हैं इसमें, उन्होंने भी जो एक विस्तृत वो बताया और पूरे वीडियो से हम लोगों को पूरी जानकारियां दी। वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने IA के लिए, मेंबर्स के लिए इतना टाइम निकाला, और हम इंडस्ट्रिस्ट को एक रेस्पाइट दी है, आज एक हौसला दिया है। और मैं IA का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी हमारे पदाधिकारियों का, और जिन्होंने अच्छी क्वेरीज रखी और सुना इस बारे में, और बताया कि भाई समझा कि कैसे उन्हें प्रिकॉशन लेना है, और बच्चों के प्रति खास तौर से हाउ वी हैव टू बी अलर्ट, दैट इज आवर फ्यूचर, वो हमें क्रिएट करना है। तो संस्कारित करने वाली जो बात होती है, उसमें संस्कार आज की डेट में वॉच है, दैट वॉच। तो इसके बारे में उन्होंने हमें जागरूक किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, थैंक यू। थैंक यू।